हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर, पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत और वैद्युतिकी। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत ये पहली यूनिट का नाम है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो वैद्युत शब्द है ये किससे संबंधित है? तो वैद्युत शब्द जो है वो आवेश से संबंधित है। ठीक है, वैद्युत मीन्स चार्ज यानी आवेश। और यदि आवेश स्थिर अवस्था में, तो हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं स्थिर आवेश के, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत का मतलब हुआ कि स्थिर आवेश। तो अब ये जो पहली यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें से पहले चैप्टर का नाम जो है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। ठीक है, ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या बताया आपको, स्थिर वैद्युत ये पहली यूनिट का नाम है और वैद्युत का मतलब होता है आवेश, यानी इस चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो पहली यूनिट है इसका नाम है स्थिर वैद्युत। अब स्थिर वैद्युत के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, 2 पार्ट आपको पढ़ने हैं। पहला पार्ट जो है वो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र नाम से है, और दूसरा चैप्टर जो है वो विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता के नाम से। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया और उसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और उस चैप्टर का पहला प्रश्न जो है वो है विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, या आवेश क्या है, ये पहला प्रश्न हम यहां पर लिख सकते हैं। तो आवेश क्या है ये अब हमें जानना है। तो बच्चों यहां पर हम ये कहते हैं कि एक कण जो जिसमें द्रव्यमान होता है, कण है तो द्रव्यमान तो होगा ही, तो जिनमें भी द्रव्यमान होता है उन्हीं के अंदर आवेश होता है। ये बात जानना जरूरी है। इसका मतलब है कि आवेश किसी द्रव्य का गुण है। द्रव्य मतलब जिसमें द्रव्यमान होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, है ना, तो इनमें क्या है, द्रव्य है, द्रव्यमान है, तो इन्हीं का गुण होता है आवेश। अब आवेश जो गुण होता क्या है वो, तो देखिए यहां पर कि ये कण है, ठीक है, और ये है दूसरा कण। अब सोचिए कि यदि इस पर धनावेश होगा तो दूसरा कण जो इसी के जैसा है उस पर भी धनावेश होगा। और आपको ये बात पता है कि दोनों धनावेश जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। और यदि ये कोई कण है, इस पर धनावेश है, दूसरा कण इस पर ऋणावेश है यदि, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर हम आवेश की परिभाषा ढूंढते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश या आवेश किसी भी द्रव्य का, द्रव्य मतलब जिसमें द्रव्यमान है, द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य यानी वह कण अपने ही जैसे किसी दूसरे कण पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। अपने जैसे यदि ये धन है तो ये भी धन होगा, तो इस पे क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा गुण है जिसके कारण एक कण दूसरे कण पर विद्युत बल लगाता है। अब दूसरा कण उसके जैसा नहीं हुआ तो फिर आकर्षण बल भी लग सकता है। तो फिर से सुन लीजिए, परिभाषा क्या है कि विद्युत आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाता है। ये विद्युत आवेश की परिभाषा है। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे
कि आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो हमें ये बात पता है कि आवेश जो है उसकी धन और ऋण प्रकृति में वो पाया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अब सवाल ये है कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, ठीक है, धनावेश की परिभाषा क्या है, ऋणावेश की परिभाषा क्या है। तो धनावेश की जो परिभाषा है या ऋणावेश की परिभाषा वो हम घर्षण विद्युत के आधार पर देते हैं। अब सवाल है कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। हमको ये जानना चाहिए कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि जब चकमक के पत्थरों को आपस में घर्षण कराया गया, उनको आपस में रगड़ा गया इस तरीके से, दो पत्थरों को जब आपस में इस तरीके से रगड़ा गया तो देखा गया था पत्थरों को रगड़ने से वहां पर फ्लेम यानी आग उत्पन्न हुई थी, ठीक है ना। तो वैसे ही जो आवेश उत्पन्न हुआ वो भी वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न हुआ, घर्षण से उत्पन्न हुआ। तो घर्षण से जो आवेश प्राप्त हुआ उसको हम घर्षण आवेश या घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि घर्षण विद्युत क्या है और घर्षण विद्युत से के आधार पर धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा हम देखेंगे। तो बच्चों, ये देखा गया कि मान लीजिए ये कांच की छड़ है और कांच की इस छड़ पर हमने रेशम के, ये रेशम का धागा है और ये कांच की छड़ है। तो कांच की इस छड़ पर जब हम रेशम को रगड़ते हैं, ठीक है, इनको हम घर्षण कराते हैं कि कांच की छड़ लिया और रेशम को इस पर रगड़ दिया। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि कांच की छड़ जो है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम पर जो है वो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इसका कारण आपको केमिस्ट्री के आधार पर पता होगा कि जब आप देखते हैं कि NaCl जो है उसको हम आयनित रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि आप कहते हो कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl को दे दिया। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसलिए एक धनावेश, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई इसलिए इस पर एक ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो यहां भी यही हुआ होगा, हम भी यहां ऐसे ही समझ रहे हैं कि जब कांच पर रेशम को घर्षण कराया गया तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर आ गए, तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। तो जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उस पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने परिभाषा दी कि जब कांच और रेशम में घर्षण कराया जाता है तो कांच पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं और रेशम पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। अब बच्चों, आपने ये जो कांच और रेशम का जोड़ा लिया, इसकी जगह आप दूसरे पदार्थ भी ले सकते हो, जैसे कि फर और एबोनाइट, ये पदार्थ हैं। तो जब फर को एबोनाइट पर घर्षण कराया जाता है तो फर पर उत्पन्न आवेश धनावेश होता है और एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश जो है वो ऋणावेश होता है। ऐसे ही तीसरा जोड़ा आप ले सकते हो कि जब ऊन को हम प्लास्टिक के ऊपर घर्षण कराते हैं, ठीक है, ऊन पर जब हम प्लास्टिक का घर्षण कराते हैं तो ऊन पर उत्पन्न आवेश को धनावेश और प्लास्टिक पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में और भी कुछ जोड़े हो सकते हैं, जैसे ऊन को हमने यदि रबर पर घर्षण कराया तो ऊन पर उत्पन्न आवेश धनावेश और रेशम पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश होता है। तो बच्चों, यहां पर ये आप ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से कि इन जोड़ों में इनकी प्रवृत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, इसलिए इन पर उत्पन्न आवेश धनावेश होगा, और इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की है, इसलिए इन पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश होगा। तो बच्चों, यहां तक आपने क्या पढ़ लिया
यहां तक आपने पढ़ा कि विद्युत आवेश चैप्टर यूनिट हमने स्टार्ट की, और इस यूनिट में पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें विद्युत आवेश क्या है यह हमने देखा बल के आधार पर, कि आवेश जो है वो किसी भी द्रव्य का गुण है। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भी द्रव्यमान है उसमें ही ये आवेश का गुण पाया जाएगा। तो आवेश जो है वो किसी भी द्रव्य का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह द्रव्य अपने ही जैसे किसी दूसरे द्रव्य पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, या द्रव्य किसी अन्य द्रव्य पर बल लगाता है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। अपने जैसे होगा तो ये तो तय है कि इस पे धन है तो इस पे भी धन होगा, तो प्रतिकर्षण ही लगेगा, यहाँ आकर्षण नहीं लग सकता। लेकिन कोई अन्य कण लेंगे तो फिर उसको आकर्षित भी कर सकता है, उसको प्रतिकर्षित भी कर सकता है। आवेश की प्रकृति क्या होती है? कितने प्रकार का आवेश पाया जाता है बच्चों? धनावेश और ऋणावेश। अब हम देखेंगे इसके बाद फिर क्या बताया आपको कि धनावेश किसे कहते हैं। तो आपको अभी तो इसी रूप में परिभाषा देनी है कि कांच को जब रेशम पर घर्षण कराया जाता है तो कांच पर उत्पन्न आवेश धनावेश और रेशम पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। और घर्षण के द्वारा जब वस्तुओं पर आवेश प्राप्त किए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अभी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखें कि आवेश जो है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। आवेश के कौन कौन से गुण हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें मुख्य रूप से पढ़ना है आवेश के दो गुण खास तौर पर हम देखेंगे। एक है आवेश का क्वांटीकरण और एक है आवेश का संरक्षण। ये दो गुण जो हैं वो अभी हमें पढ़ने हैं। तो आवेश के प्रथम गुण में हम देख रहे हैं आवेश का संरक्षण का गुण, यानी आवेश का संरक्षण नियम। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण नियम से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो इसमें बच्चों हम ये पढ़ते हैं, जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, ऊर्जा का संरक्षण नियम, संवेग का संरक्षण नियम। तो संरक्षण नियम में आप क्या कहते थे? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो यहाँ भी बच्चों यही बात है कि यदि हमारे पास में कोई भी पृथक्कृत निकाय है, पृथक्कृत मतलब अलग थलग रखा हुआ, किसी के संपर्क में नहीं है, तो यदि कोई पृथक्कृत निकाय है तो उस निकाय पर ना तो हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका आवेश नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल आवेश जो है वो हमेशा नियत रहता है, निश्चित रहता है, बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब बच्चों इस बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण हमको देखना होंगे। जैसे अभी आपको बताया कि जब हम कांच और पर हम रेशम को घर्षण कराते हैं, कांच और रेशम के बीच में घर्षण कराते हैं, तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश। और रेशम पर कौन सा होगा? ऋणावेश। बच्चों एग्जाम के हिसाब से आप ये ध्यान रख लीजिए कि अभी जितने उदाहरण बताए हैं आपको, उन सभी में जो दो अक्षर वाले जितने भी वस्तुएं हमने ली हैं उन पर धनावेश आएगा। जैसे कांच 2 अक्षर, फर 2 अक्षर, ऊन 2 अक्षर। ठीक है, और 2 से ज्यादा जितने भी हैं उन पर क्या आएगा? ऋणावेश। याद रखने के लिए रेशम 2 से ज्यादा, एबोनाइट 2 से ज्यादा अक्षर, रबर 2 से ज्यादा अक्षर। ठीक है, और इस तरीके से और एक और उदाहरण हमने लिया जिसमें 2 से ज्यादा तो प्लास्टिक। ठीक है, तो इन पर जो आवेश आएगा वो ऋण। ये परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखनी। तो कांच पर कौन सा आवेश आता है? धन। और रेशम पर कौन सा? ऋण। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये उनको घर्षण कराने के पहले की स्थिति है कि जब हमने उनको घर्षण नहीं कराया उस समय ये स्थिति। अब इस पर आवेश भी 0 और इस पर भी 0। लेकिन जब हमने घर्षण करा लिया इनका तो कांच पर उत्पन्न आवेश जो है, कांच पर आ गया धनावेश धन 1, और रेशम पर उत्पन्न आवेश जो है वो कितना आ गया? ऋण 1।
अब आपको बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो धन एक ई, और एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ऋण एक ई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब बच्चों बताइए पहले कुल आवेश कितना था? घर्षण कराने के पहले कुल तो 0 धन 0, यानी कुल आवेश तो 0 था। और घर्षण कराने के बाद कुल आवेश कितना है? तो घर्षण कराने के बाद कुल आवेश है धन एक ई ऋण एक ई, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए यहां पर आवेश का पुनर्वितरण हो गया कि इस पे कुछ कम हो गया, इस पे बढ़ गया, लेकिन कुल आवेश जो है वो पहले कितना था? 0, और बाद में भी कुल आवेश क्या है? 0। ठीक है, तो इस तरीके से उस उदाहरण में हमने देखा कि आवेश ना तो उत्पन्न किया गया ना ही नष्ट किया गया। जो घर्षण करने के पहले का कुल आवेश था 0 था, और घर्षण करने के बाद का भी कुल आवेश क्या है? 0। और इसे ही क्या कहा गया? आवेश का संरक्षण नियम कहा गया। ठीक है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित यानी नियत रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण हम यहाँ पर आवेश के संरक्षण के संबंध में देख सकते हैं। जैसे आपको ये पता है कि नाभिक के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं, जिनको हम एक कॉमन नाम दे सकते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो। ठीक है, तो नाभिक यानी न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और बच्चों हम ये देखते रहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपस में बदलते रहते हैं। तो जब वो बदलने की उनकी क्रिया होती है, वो क्रिया किस तरीके से होगी? ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि न्यूट्रॉन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं 0 and 1। ठीक है, उस पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? 0 होता है। अब बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदलता है। प्रोटॉन को हम दर्शाते हैं 1p1 से, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन और उत्पन्न होता है साथ में। इलेक्ट्रॉन को हम -1e0 से दर्शाते हैं। तो बच्चों देखिए अभी न्यूट्रॉन का कुल आवेश जो है वो क्या है? 0। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भी कुल चार्ज जो है वो कुल चार्ज वो भी 0। न्यूट्रॉन का कुल आवेश होता है 0, प्रोटॉन का होता है धन 1, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋण 1। तो अब बच्चों बताइए जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला तो बदलने के पहले का कुल आवेश क्या था? 0, और बदलने के बाद का कुल आवेश क्या है? 0। तो ये घटना ये बता रही है, ये अभिक्रिया ये बता रही है कि कुल आवेश पहले भी 0 था और बाद में भी कुल आवेश क्या है? 0। तो प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होता है। ऐसे ही यदि इसका उल्टा देख लें, हम इसका उल्टा देख लें कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो क्या होता है? प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलता है तो क्या होता है? तो बच्चों वहां पर एक नया कण उत्पन्न होता है और उसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। प्रतिकण मतलब ऐसा कण जो इलेक्ट्रॉन से यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर देगा। तो अभी यहां पर हमने देखा कि प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलता है तो एक प्रतिकण यानी पॉजिट्रॉन भी उत्पन्न होता है। और अब देखिए बाएं पक्ष का कुल आवेश क्या है? तो ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर आवेश होता है +1। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 0, और पॉजिट्रॉन पर आवेश क्या होता है? +1। तो बच्चों अब देखिए दाएं पक्ष का कुल आवेश कितना है? धन 1, और बाएं पक्ष का कुल आवेश भी क्या है? धन 1। तो यह अभिक्रियाएं हमें ये बता रही है कि कुल आवेश जो है वो निश्चित है, कुल आवेश नियत है, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश जो है वो नष्ट होता है। ठीक है, ये कुल आवेश जो है वो नियत बना रहता है। ठीक, आवेश संरक्षण के संबंध में तीसरा उदाहरण देखते हैं। इस तीसरे उदाहरण में हम ये कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और वो एक पॉजिट्रॉन के साथ में संयोग करता है, उसके साथ मिलता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलता है तो क्या होगा? तो बच्चों हमें रिजल्ट क्या मिलता है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलता है तो एक फोटॉन उत्पन्न होता है।
फोटान यानी जिसकी ऊर्जा h होती है, ये एक प्रकाश का कण है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रकाश कण को फोटान कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी अभिक्रिया के पहले यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिल रहे हैं उस समय उसके पहले क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ऋण 1 और पॉजिट्रॉन का आवेश जो है वो धन 1। ये पॉजिट्रॉन है, ये फोटान नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो ऋण 1 है, पॉजिट्रॉन का धन 1 है और फोटान का आवेश जो है वो 0 है। तो अब देखिए, अभिक्रिया के पहले का कुल आवेश कितना है 0 और अभिक्रिया के बाद का कुल आवेश कितना है 0। इसका मतलब है कुल आवेश जो है वो नियत है, आवेश नष्ट नहीं हुआ। नहीं तो हमको लगेगा इन दोनों कणों पर तो आवेश था, लेकिन जब मिल गया तो कोई आवेश बचा नहीं। लेकिन कुल आवेश पहले 0 था, अभिक्रिया के बाद में भी कुल आवेश क्या है 0। तो इस तरीके से हमने ये 3 उदाहरण देखे जिसमें आपको ये बताया गया कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल हमेशा नियत बना रहता है। अब बच्चों, आवेश का जो दूसरा गुण है वो है क्वांटीकरण। तो इस दूसरे गुण में हम क्या देखते हैं, आवेश के क्वांटीकरण का क्या अर्थ है, ये अब हम सीखें। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण पर जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश का मान कितना होगा। तो किसी भी कण पर उपस्थित कुल आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम आवेश, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। फिर से सुनिए, किसी भी कण पर उपस्थित कुल आवेश का मान एक निश्चित न्यूनतम आवेश, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी कण पर कुल आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। इसे ही हम क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस बात का अर्थ क्या है ये थोड़ा सा हम समझें। क्वांटीकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो जैसे एक शब्द है सतत यानी लगातार। तो यहाँ पर ये कहा गया कि किस कण पर जो आवेश के मान होते हैं या कणों पर जो आवेश होते हैं वो सतत यानी सभी मानों को नहीं रखते, सभी मानों को नहीं रखते, बल्कि वो इस रूप में कण पर आवेश पाए जाते हैं जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आवेश होते हैं उसके पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जहां n क्या है, तो n एक पूर्णांक है, इसका मान 1, 2, 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जैसे यदि आप सोचें कि आवेश के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो n का मान 1 है यदि, तो 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है। लेकिन किसी भी कण पर जो आवेश है वो 1.2e नहीं हो सकते, 2.3e नहीं हो सकते, 5.2e नहीं हो सकते। तो जो कण पर आवेश होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, हर मान संभव नहीं। ठीक है ना, जैसे अभी आप कोई भी चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, 10 रुपए में वस्तु खरीद सकते हैं, 11 में खरीद सकते हैं, 12 में खरीद सकते हैं। पर यदि आप कहोगे कि 10 रुपए 3 पैसे में हम वस्तु को खरीदेंगे, तो अब ये पॉसिबल अभी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 पैसे अभी हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 10 रुपए सही है, 11 रुपए सही है, लेकिन 10 रुपए 3 पैसे जो है वो उसमें अभी हम वस्तु परचेस नहीं करते हैं। तो वैसे ही किसी भी कण पर जो आवेश पाया जाता है वो आवेश भी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। 1e, 2e, 3e, 4e इस तरीके से पाया जाता है। उसके ये जो रूप हैं ये नहीं होते हैं। अब इसमें जो E है उसका नाम एक बार और देख लें, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश।
तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एक कण है जिसका आवेश सबसे न्यूनतम आवेश है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कहा गया इस सिद्धांत के आधार पर n का यदि हम कम से कम मान रखेंगे 1, तो रखिए यहां पर 1, तो आपको मिलेगा आवेश का कम से कम मान 1e, यानी प्रकृति में जो सबसे छोटा आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा आवेश संभव नहीं है, ये कहा गया। और न्यूनतम आवेश जो होता है, किसी भी कण पर जो न्यूनतम आवेश हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश के बारे में हमने अभी आज की जानकारी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज की इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण विद्युत क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और आवेश के दो खास गुणों के बारे में पढ़ा, इसमें से एक है आवेश का संरक्षण नियम और दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट क्लास है आप लोगों की 12th के लिए, और इसलिए आज की क्लास को बस इतना ही हम यहीं पर अब छोड़ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर हमें मैसेज कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।